ओके, आवाज आ रही है? ठीक है। यस सर। ओके, हमारा कहाँ तक हुआ था? आई थिंक फोटो रिसेप्टर नहीं, ये नहीं हुआ था इसमें। फोटो रिसेप्टर, रेटिना रेटिना हो गया था। हाँ सर, ओके ओके, ठीक है यार। 203 से चालू करना है। ओके, 203 से स्टार्ट करना, ठीक है। ओके, तो क्या दिया? द ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट टॉपिक, हम आईज पढ़ रहे थे। उसके अंदर 3 लेयर्स होती है, आपको पता ही है। बाहर से अंदर की तरफ 3 लेयर होती है, स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना, है ना। तो जो पढ़ रहे थे हम, रेटिना रेटिना इनफैक्ट पढ़ लिया था हमने। रेटिना रेटिना के अंदर अभी मतलब रेटिना के सारे लेयर्स भी पढ़ लिए थे, यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, मैं वापस पढ़ा दूंगा। रेटिना के अंदर देखो, एक एरिया है जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, ये वाला हिस्सा, ये एरिया। यहाँ पर अगर लाइट गिरेगी ना तो कुछ भी नहीं दिखेगा इंसान को। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, ना तो डिम लाइट के लिए होते हैं, ना ही जो लाइट है, नॉर्मल लाइट है, उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ना डे विजन के लिए, ना ही नाइट विजन के लिए कोई रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। 2 रिसेप्टर्स आपको पता ही है, 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डे नाइट विजन के लिए। नाइट विजन के लिए रॉड्स चाहिए, और कोन्स सी फॉर कलर, कलर विजन के लिए चाहिए, या डे विजन बोल सकते हो आप, उसके लिए कोन्स चाहिए। तो ये जो एरिया है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ से एक्चुअली ऑप्टिक नर्व निकलती है। ये एक ऐसा एरिया जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है। अगर ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकलेगी तो इसीलिए आप इतना समझो कि यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, इसलिए यहाँ पर रॉड्स और कोन्स नहीं होते। और अगर लाइट इधर गिरेगी तो इंसान को कुछ नहीं दिखेगा। लाइट यहाँ पे गिरेगी तो यहाँ पे इंसान को कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए इसका नाम भी रखा है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्योंकि कुछ दिखने वाली है, ठीक है। इसके अलावा देखो, रेटिना पे एक आपको दिखेगा, एक माइनर डिप्रेशन है, ये रहा, छोटा सा डिप्रेशन है, ये रहा। जो डिप्रेशन है इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस, ठीक है। ये यहाँ पर लाइट अगर गिरेगी तो सबसे अच्छा विजन मिलने वाला है, सबसे बेस्ट विजन। सबसे बेस्ट विजन अगर इंसान को अगर मिलेगा तो वो कहाँ मिलेगा? जब लाइट जो है वो फोविया पे एकदम बेस्ट दिखेगा, ऐसा है। ठीक है, तो ये सब यहाँ लिखा होगा, देखते क्या लिखा है। द ब्लाइंड स्पॉट इज एन डायगोनली अपोजिट टू द लेंस, एकदम डायगोनली अपोजिट है। इट इज द एरिया ऑफ रेटिना फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व एंड द ब्लड वेसल्स लीव द आईबॉल। ऑब्वियसली वो एक ऐसी जगह है, वो एक खाली सी जगह है जहाँ से ऑप्टिक नर्व जा सकती है। तो आप सोचो खाली जगह है, वहां से कुछ जाना है तो वहां कैसे रेटिना? वहां रेटिना है ही नहीं, वहां रेटिना नहीं है, वहां से क्या पास हो रही है? ऑप्टिक नर्व पास हो रही है। और क्या पास होगा? जो भी आइस के अंदर जाना है, जिस भी चीज को आइस के अंदर जाना है, जिस भी चीज को आइस के बाहर आना है, वो सब वहीं से अंदर बाहर होने वाले। अंदर कौन जाने वाले? कैपिलरीज, है ना, आर्टरीज जाएंगे। तो जो भी आर्टरीज है वो अंदर जाना है, जो वेन्स है जिनको बाहर आना है, वो सब वहीं से अंदर बाहर होता है, ब्लाइंड स्पॉट की एरिया से। वही लिखा है यहाँ पर, ब्लड वेसल्स लीव द आईबॉल। देयर आर नो रॉड्स एंड कोन्स इन दिस रीजन। इसके अंदर ना तो रॉड्स है ना कोन्स है। एन एरिया लैटरल टू द, अब उसी से लैटरल, लैटरल मीन थोड़ा साइड में, ठीक है, साइड में। किसके साइड में? ब्लाइंड स्पॉट के लैटरल साइड में, वहां पर एक एरिया है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एन एरिया लैटरल टू द एंड अबाउ द ब्लाइंड स्पॉट। लैटरल मीन साइड और ऊपर। सब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप इमेजिन कर लो ऐसे ही कि एक जगह ऐसे इमेजिन कर लो कि एक जगह पर ब्लाइंड स्पॉट है, तो फोबिया वाला है, उससे थोड़ा साइड जाओ, उससे थोड़ा साइड की तरफ जाओ, अवे फ्रॉम द ब्लाइंड स्पॉट, और ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन वो है, ठीक है। तो वही लिखा है कि लैटरल टू द एंड अबाउ द ब्लाइंड स्पॉट। वहां पर एक येलो कलर का एरिया होता है, और हम आपको मैंने बताया था कि बायोलॉजी में येलो के लिए वर्ड यूज होता है रिप्रोडक्टिव, क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला हुआ है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, तो वहाँ पे ड्यूटियल ब्यूटियल वर्ड आया क्या? ड्यूटियल ब्यूटियल वर्ड कहीं आया था वहाँ पर? हाँ सर। कहाँ पर? बताओ नाम क्या है, कहाँ पर आया था? कॉर्पस लूटियम। वापस ल्यूटियम। क्या करता है वो? क्या काम है उसका? प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम। सिक्रीट करता है।
प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। और क्या कर सकता है प्रोजेस्टेरॉन से क्या होता है? प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। ओके, वो तो अगर प्रेग्नेंट है तो, बिना प्रेग्नेंट नॉर्मल फीमेल्स के अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो क्या काम है वहां पे प्रोजेस्टेरॉन का? प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखेगा, अब प्रेग्नेंट नहीं है तो नॉर्मली भी फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तब क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन? एंडोमेट्रियल की लाइनिंग बनाता है। ये किसने बोला आपको? बताओ बताओ, डरो मत, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। बोलो तो सही, किसी ने बोला है कैसा? कैसे आप खुद से बोल रहे हो? ऐसे ही। हाँ नहीं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग नहीं बनाता, ठीक है, वो मेंटेन करके रखता है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है उसको बढ़ाता है, ये ईस्ट्रोजन का काम है। ईस्ट्रोजन जो है एंडोमेट्रियल जो है उसको प्रोलिफरेट करता है। एंडोमेट्रियल जो है, एंडोमेट्रियम जो है उसकी थिकनेस कम ज्यादा फीमेल्स के अंदर होती रहती है ना। जैसे मेंस्ट्रुएशन होगा, ब्लड वहां से निकलेगा तो वो थिकनेस जो है वापस कम हो जाएगी, फिर वापस वो रीजनरेट होगी, वापस बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, ऐसे होते रहता है। तो वापस रीजनरेट कौन करता है? रीजनरेट करने का काम किसको दिया गया? जो लेयर है उसको मेंटेन करके रखना, वो शेड ना हो जाए, वो शेड ना हो जाए। ऐसा नहीं कि वो मेंटेन जैसी बनी वापस नीचे ना वो गिर ना जाए। ऐसा है, सिंपल कंसेप्ट है। प्रोजेस्टेरॉन का काम इतना ही है कि जो लेयर वहां पर एस्ट्रोजन ने बनाई है, जो लेयर एस्ट्रोजन ने बनाई है, उस लेयर को मेंटेन करके रखना। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरता है अचानक से, वो लेयर गिर जाती है फटाक से। दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। इनिशियल 5 डेज या 6 डेज जो भी होते हैं नॉर्मल ब्लीडिंग फेज, सब एस्ट्रोजन की वजह से। तो अगर किसी ने बाहर से एस्ट्रोजन, किसी ने बाहर से प्रोजेस्टेरॉन खा लिया तो वो लेयर गिरेगी ही नहीं, क्योंकि उस लेयर गिरने के लिए क्या चाहिए? प्रोजेस्टेरॉन फॉल होना चाहिए। नेचुरल किसी फीमेल ने टेबलेट खा ली जिसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन है, तो वो लेयर गिरेगी क्या? मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, क्या लगता है आपको, लेयर गिरेगी? आप कंफर्टेबल हो सब लोग? बोलूंगा ये सब तो। सर एक बार वापस बोलो ना, समझ में नहीं आया। अच्छा पहले कंफर्टेबल हो तो ही बोलता हूँ, वरना कुछ और गड़बड़ ना हो। हाँ सर। यस सर। ओके ओके यस ठीक है, सर। देखो। हाँ तो देखो क्या बोला मैंने, कि ईस्ट्रोजन उस लेयर को बढ़ाता है, उसकी थिकनेस को बढ़ाता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो आज जो भी दिन ब्लीडिंग फेज कंप्लीट हो गया, किसी फीमेल लेडी का ब्लीडिंग फेज कंप्लीट हो चुका है। ब्लीडिंग फेज कंप्लीट होना मतलब है पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम जो भी था वो बना, जो भी बना था वो गिर गया इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है। अब वापस नई साइकिल जब चालू होगी तो क्या होगा, तब क्या रिलीज होगा? एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन क्या करेगा, उस थिकनेस को बढ़ाएगा, वापस रीजनरेट करेगा। जो थिकनेस जो ब्लड के फॉर्म में निकल गया था, मेंस्ट्रुएशन हुआ था, उसको वापस रीजनरेट करेगा। कौन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन उसको वापस रीजनरेट करेगा, ठीक है। रीजनरेट किया 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 किया, फिर एक टाइम वापस ऐसी आती है कि कुछ ऐसा एक फेज आता है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है। अब होता क्या है कि वो एस्ट्रोजन ने जो लेयर बनाई, उस लेयर को बनाने से क्या होता है, उस लेयर को सपोर्ट भी तो करना जरूरी है। सिर्फ लेयर बना के रख दी, अभी आप सोचो अगर आप एक दीवार बना रहे हो जिसको ईट से बनाते हैं, राइट, ब्रिक्स, आपने सिर्फ ब्रिक्स ऊपर 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 रख दी, अब आपको लगता है वो ये सपोर्टेबल है वो वॉल? नहीं। उसको सपोर्ट करने की जरूरत है ना, सीमेंट बीच में चाहिए ना, तो पूरी लाइनिंग तो बना दी जो शेड हो गई थी, बट उसको सपोर्ट कौन करेगा? उसको सपोर्ट करता है प्रोजेस्टेरॉन, उसको सपोर्ट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो जिस फिर अचानक से वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल एकदम से सडनली ड्रॉप होता है, मैं लिटरली वर्ड यूज कर रहा हूँ, वही मतलब है, सडनली ड्रॉप होता है। एकदम से प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है और एकदम से सडनली गिर जाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन गिरेगा वैसे ही वो लेयर शेड ऑफ हो जाएगी, क्योंकि उसको सपोर्ट करके रखने का काम किसका था? प्रोजेस्टेरॉन। और सेम प्रेगनेंसी के दौरान भी वही है, प्रेगनेंसी के दौरान उस लेयर के अंदर बच्चा है, वो जो लेयर बनाई थी एस्ट्रोजन ने, तो सपोर्ट करके रखा 9 मंथ्स तक। तो इतना समझो कि लेयर बनाने का काम एस्ट्रोजन का है, बट लेयर को सपोर्ट करने का काम प्रोजेस्टेरॉन का है। जैसे ही वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा
वैसी वो लेयर शेड हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो अभी सोचो कि किसी फीमेल ने बाहर से प्रोजेस्टेरोन खा लिया, समझो किसी फीमेल ने, फीमेल को पता है कि ये दिन है, फीमेल ऑब्वियसली ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं, है ना, रखेंगे। तो अगर फीमेल इन सब चीजों का ध्यान रखता है, उनको पता है कि अगर इस दिन ब्लीडिंग होने वाली है और फीमेल ने एक दिन पहले ही प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट खा लिया, आपको क्या लगता है ब्लीडिंग होगी? नहीं। No. हाँ, क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ने सपोर्ट करके रख दिया। समझ में आया? तो ये वो दवाई का मैकेनिज्म है एक्चुअली। जो दवाई खाते हैं ना बाहर से फीमेल्स, कुछ रिचुअल्स के लिए या फिर कुछ भी काम के लिए, जो भी काम हो उसके लिए डिले करते हैं ना अगर मेंस्ट्रुएशन को, तो एक्चुअली वो लोग क्या खाते हैं? उसी भी खाते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इसके अंदर क्या आता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। समझ में आया हाँ सर. क्या बोला? हाँ Yes, सर। sir. जितने दिन प्रोजेस्टेरोन की पिल खाएंगे, जितने दिन प्रोजेस्टेरोन की पिल खाएंगे, उसके 1-2 दिन बाद, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन थोड़े दिन के लिए तो रहेगा, हर ड्रग्स का अपना हाफ लाइफ होता है। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है ना? हाँ सर. मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो प्रोजेस्टेरोन का भी एक टी ऑफ होता है। तो अगर किसी गर्ल या लेडी ने प्रोजेस्टेरोन खाया, अचानक से इसने बंद कर दिया, तो दूसरे दिन ही ब्लीडिंग नहीं होने वाली है। प्रोजेस्टेरोन का जितने टाइम का टी ऑफ होगा उस टाइम तक तो नहीं होने वाली। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से गिर गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरा मैकेनिज्म है उसके पीछे। समझ में आया क्या बोला? हाँ सर। आप Sir. ताकि किसी को समझा सको ये सब, ये कांसेप्ट है, एग्जैक्ट कांसेप्ट है। ठीक है, ये एग्जैक्ट कांसेप्ट है बिहाइंड डिमेंस। तो ये अगर आपको पूछे कि प्रोलिफरेट कौन करता है एंडोमेट्रियल लेयर को, तो एस्ट्रोजन है। सपोर्ट कौन करता है? तो आंसर है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो वहाँ कॉर्पस ल्यूटियम वर्ड यूज होता है बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस मींस बॉडी एंड ल्यूटियम मींस येलो कलर बॉडी, और येलो कलर की बॉडी होती है इसलिए नाम रखा है कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पर भी वही हाल है। यहाँ पर ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, इस ब्लाइंड स्पॉट से लेटरल और अबाव की तरफ येलो कलर का कुछ एरिया है, येलो कलर का एरिया है, इसीलिए उसका नाम रखा है मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया, ल्यूटिया मींस येलो कलर, हमेशा याद रखो, मैक्यूला ल्यूटिया। वो मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर एक डिप्रेशन, समझना, ब्लाइंड स्पॉट से लेटरल और अबाव की तरफ एक एरिया जिसका नाम है मैक्यूला ल्यूटिया। सॉरी, मैक्यूला ल्यूटिया के सेंटर के अंदर एक एरिया है जिसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। ठीक है, देखो वही लिखा होगा, मैक्यूला ल्यूटिया, एट इट्स सेंटर देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड फोविया, क्या लिखा है? लोविया लिखा है, फोविया, ठीक है, वो एफ कर देना, फोविया सेंट्रलिस। इट हैज अ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ कोन सेल। वहाँ पर कोन सेल सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोन सेल सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? फोविया सेंट्रलिस पर। इसलिए लाइट अगर वहाँ गिरेगी ना, तो आपकी जो दिन की विजन, जो कलर वाली विजन है, वो एकदम परफेक्ट एक्यूरेट रहेगी। देखो लिखा भी, एंड इज द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शार्पेस्ट विजन। समझ में आ गया पूरा? ब्लाइंड स्पॉट पे कुछ नहीं है, उससे लेटरल और अबाव की तरफ एक बॉडी है, ये एरिया है जिसको बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर सेंटर के अंदर एक डिप्रेशन है जिसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस, वहां पर कौन सबसे ज्यादा है? वहां पे कौन सबसे ज्यादा है? तो अगर लाइट वहां गिरेगी, सबसे ज्यादा शार्प विजन आने वाला है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, उसके बाद देखो, रॉड एंड कोन सेल lie deep in the retina so that the light has to pass through the ganglion and bipolar layer before reaching। वो ठीक, ये ठीक है, वो यही ये वाला पाथ बता रहे हैं। ठीक है, ये वाला पाथ बता रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि रॉड्स और कोन्स जो है वो काफी अंदर है, आप देख सकते हो काफी अंदर। रॉड्स और कोन के पहले उसको कहाँ जाना, उसको बहुत सारे और चीजों से पास होना पड़ेगा, गैंग्लियन लेयर एंड ऑल, बहुत सारी चीजें। ओके, उसके बाद फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर मतलब कौन? वही रॉड्स और कोन्स। ये क्या है एक्चुअली? फोटो रिसेप्टर। क्यों फोटो रिसेप्टर बोलते हैं? बिकॉज ये ऐसे रिसेप्टर है जो जिनको स्टिमुलेशन किससे मिलता है? लाइट से। वो स्टिमुलेट कब होंगे? लाइट से। ठीक है, लाइट से स्टिमुलेट होता है, इसलिए नाम रख दिया फोटो रिसेप्टर, है ना। हमें पता है कोई भी चीज अगर लाइट से रिलेटेड होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फोटो। तो दोनों के दोनों ऐसे हैं जो लाइट स्टिमुलेट होने पर, लाइट की वजह से स्टिमुलेट होते हैं, इसलिए रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। देखो क्या लिखा है, दे कंटेन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन टर्म्ड एज फोटोपिगमेंट्स। ध्यान रखना, फोटो रिसेप्टर के अंदर होता है फोटोपिगमेंट। ठीक है, फोटो रिसेप्टर अलग है, फोटोपिगमेंट अलग है। फोटो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर कौन है? रॉड्स और कोन्स, उनके अंदर है फोटोपिगमेंट्स। अब देखो फोटोपिगमेंट्स का नाम क्या है? द कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे लाइट विजन। और याद रखना, एग्जाम में वो लोग डे लाइट वर्ड यूज नहीं करते, डे लाइट जो वर्ड है वो यूज नहीं करते।
यूज करते हैं फोटोपिक विजन। फोटोपिक विजन मींस डे लाइट विजन, बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है। एंड कलर विजन, कलर विजन, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो क्या लिखा है, व्हाइल रॉड्स फंक्शन इन द डिम लाइट, डिम के लिए वर्ड है स्कोटोपिक, स्कोटोपिक विजन। तो याद रखना, कौन रॉड्स किसके लिए, स्कोटोपिक विजन, कोन्स किसके लिए है, फोटोपिक विजन, ठीक है, सिंपल। ओके, अभी तक फोटो रिसेप्टर का नाम, फोटो पिगमेंट का नाम नहीं आया। देखो फोटो पिगमेंट का नाम क्या है, बहुत सिंपल है। रॉड के अंदर, रॉड क्या है, रॉड इज अ फोटो रिसेप्टर, इसके अंदर जो फोटो पिगमेंट है उसका नाम है रोडोप्सिन, एकदम सिंपल है। रॉड्स के अंदर क्या है, रोडोप्सिन, ठीक है। सिमिलरली कोन्स के अंदर तीन तीन पिगमेंट है, मैंने आपको बोला भी था, तीन प्राइमरी पिगमेंट्स है। कौन से थे वो, कलर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कलर कौन से कलर थे, एक मिनट, ब्लू है, ग्रीन है, हाँ लिखा है रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो वो तीन फोटो पिगमेंट्स है कोन्स के अंदर, कोन्स के अंदर तीन पिगमेंट है और रॉड्स के अंदर एक ही है, दैट इज रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन कैसे कलर का पिगमेंट है, पर्पल कलर, ठीक है। तो क्या लिखा है, the purple color, the purple red, exact is purple red protein called rhodopsin is present in the rods, which is a vitamin A derivative, very important, again ये भी क्वेश्चन आया था कि रोडोप्सिन को बनने के लिए क्या चाहिए, विटामिन ए, विटामिन ए। इसीलिए बोला जाता है ना कि आईज के लिए कैरेट्स अच्छे, रीजन यही है, कैरेट्स के अंदर विटामिन ए होता है, और विटामिन ए जितना ज्यादा बॉडी में जाएगा उतना ज्यादा रोडोप्सिन अच्छे से फंक्शन करेगा, रोडोप्सिन अच्छे से फंक्शन करेगा तो आपका रॉड्स की वजह से जो भी विजन है वो अच्छा रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि जिसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्यों नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस क्यों नहीं, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस इसलिए क्योंकि विटामिन ए जो डेरिवेटिव है उससे क्या बना है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किसके अंदर है, रॉड्स के अंदर। रॉड्स का काम किधर है, डिम लाइट में। तो उस बंदे को जब अंधेरा होगा तब कुछ नहीं दिखेगा, नॉर्मली दिखेगा, अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा। अब आप बोलोगे अंधेरे में तो सब कुछ नहीं दिखता, किसने बोला, अंधेरे में दिखता तो है हमें। आप लाइट बंद करोगे थोड़ी देर बाद देखो आपको दिखने लगेगा, एकदम तो ब्लैक ही नहीं होता ना, वो जो अंधेरे के बाद थोड़ी देर दिखने लगता है ना, वो बिकॉज ऑफ रॉड्स होते हैं, रॉड्स की वजह से। तब आपके बॉडी के अंदर रॉड्स परफेक्टली फंक्शन कर रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद क्या लिखा है, ये याद रखना है पूरा, विटामिन ए डेरिवेटिव। द कोन्स आर ऑफ 3 टाइप्स which contain their own characteristic photopigments that respond to red, green and blue lights. Various combination, इन्हीं के combinations है, यही तीन कलर आपस में कंबाइन होता है और उससे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। हालांकि हमारे आईज के अंदर सिर्फ तीन ही है कलर, मेन कलर हमें सिर्फ तीन ही दिखने चाहिए, बट इनका भी मिक्सिंग होता है और आपको डिफरेंट कलर्स दिख सकते हैं। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोन्स एंड देयर फोटोपिगमेंट्स प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब आप सोचो अगर सारे कलर एक साथ मिक्सिंग होंगे, सारे कलर एक साथ मिक्स होंगे, तो आपको पता है ये सारे कलर एक साथ मिक्स होंगे तो आपको क्या दिखेगा, व्हाइट लाइट। जैसे हम स्केल लाइट के इधर रख के देखते हैं ना, रेनबो 7 कलर्स बाहर आते हैं, है ना, लाइट एक्चुअली है ना, कॉम्बिनेशन है सब इतने सारे कलर्स के। वही है, अगर आपके ये जो तीन कलर है, तीनों अगर एक साथ स्टिमुलेट हुए, फिर तीनों एक साथ स्टिमुलेट हुए, तीनों एक साथ कंबाइन हुए, तो आपको कौन सा कलर दिखने वाला है, आपको जो व्हाइट कलर दिखता है नॉर्मली, जो लाइट दिख रही है वो, ठीक है। द सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट, देखो लिखा है द सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्टिमुलेशन, ड्यू टू साइमल्टेनियस इक्वल स्टिमुलेशन ऑफ दिस 3 टाइप्स ऑफ कोन्स। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक या फिर सो गए। No doubt, sir. ठीक है, ओके। उसके बाद क्या लिखा है, देखो उसके बाद लिखा ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व के बारे में लिखा, ऑप्टिक नर्व कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द गैंग्लियन सेल। आप देख सकते हैं ऑप्टिक नर्व किसकी वजह से बन रही है, देखो ये दिख रहे हैं यहाँ पर गैंग्लियन सेल। तो गैंग्लियन सेल में से जो नर्व निकल रही है, हर गैंग्लियन सेल में से एक नर्व निकलती जा रही है, हर गैंग्लियन सेल में से एक नर्व निकलती जा रही है, सारे नर्व्स कंबाइन हो रहे हैं और फाइनली क्या बन रहा है, ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। और डिटेल हो गया, हालांकि नहीं होता इतना, बट ठीक है, दिया है तो पढ़ लो। ऑप्टिक नर्व कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द गैंग्लियन, वो भी पता होना चाहिए, एग्जैक्टली बेस ऑफ द गैंग्लियन। इट लीव्स द आईबॉल फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड, ऑब्वियसली पीछे की साइड से, एंड कैरीज विजुअल इंपल्सेस। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, विजुअल इंपल्सेस लेके जाना फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। तो आपके जैसे ही आपके आईज में लाइट जाती है
तो लाइट पहुंचती है रेटिना के पास, रेटिना के अंदर जो भी होना है, जो सेंसेशन होना है, सारे मतलब आपको पता है कि कोई भी चीज़ ब्रेन तक जाने के लिए पहले इम्पल्स प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना? इम्पल्स जनरेट होने के लिए स्टिमुलेशन चाहिए, तो स्टिमुलेशन हमें मिल रहा है लाइट की वजह से। लाइट की वजह से कौन स्टिमुलेट होने वाला है? फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, उसमें क्या जनरेट होने वाला है? एक्शन पोटेंशियल। वो एक्शन पोटेंशियल कैरी होगा थ्रू डिफरेंट न्यूरॉन्स जो यहाँ दिखा रहे हैं, और वो सारे न्यूरॉन्स इकट्ठा होकर ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के अंदर जाएंगे। ब्रेन के अंदर भी किधर जाते हैं? ऑसिपिटल रीजन में। पता है आपको ऑसिपिटल रीजन? हाँ। वहां जाते हैं, वहां जाके ये पूरा एनालाइज होता है और फिर आपको दिखता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना फास्ट है ब्रेन, कितना फास्ट है। आपको इतना टाइम लगता भी नहीं, आप फटाक से देख लेते हो हर चीज को। कितना कितना फास्ट होगा, सोच सोच के देख लो। ठीक है, ऑप्टिक नर्व कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स, ये सब हो गया। तो ये जो भी मैंने पूरा बताया वो ऑप्टिक पाथवे था। ऑप्टिक पाथवे, लाइट है, लाइट जाएगा पहले, सबसे पहले वो पूरा पाथ मैं नहीं बता रहा हूँ, सब बहुत सारे आइस के सारे अलग अलग लेयर्स के थ्रू पास होगा और फाइनली वो रेटिना के उधर पहुंचेगा। रेटिना से वो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो वहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो वो फिर कहाँ जाएगा? फाइनली गैंग्लियन सेल से निकलकर बहुत सारे गैंग्लियन से स्टिमुलेट होने के बाद फाइनली वो ऑप्टिक नर्व के बाद वो सीधा इधर जाएगा ऑसिपिटल रीजन ब्रेन के। हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बट वो आपके काम के नहीं, वो एमबीबीएस थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी मिल जाएगा। ओके, जनरेशन इमेज, क्या क्या दिया है? जनरेशन ऑफ इमेज, कैसे इमेज जनरेट होता है? तो लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पास थ्रू द कंजक्टिवा। अब वो पूरा लेयर बता रहे हैं, वही जो मैं बोला, पहले कंजक्टिवा फिर कॉर्निया, है ना? अभी देखो इन्होंने वापस एक गलत किया है, हमें पता है कि कॉर्निया तो है ही नहीं, है ना? सॉरी, कंजक्टिवा तो होता ही नहीं है कॉर्निया के ऊपर, कंजक्टिवा पे लाइट नहीं गिरनी चाहिए, है ना? लाइट सबसे पहले किधर गिरेगी? कॉर्निया पर। अभी इन्होंने कंजक्टिवा लिखा है क्योंकि हमें पता है कि कॉर्निया के ऊपर कंजक्टिवा नहीं होता है, तो लाइट कंजक्टिवा के ऊपर क्यों गिरेगी, है ना? लाइट सबसे पहले कॉर्निया पे गिरती है ना? और फिर वहां से किधर जाएगी? प्यूपिल। प्यूपिल से वो जाएगी लेंस, फिर वो जाएगी रेटिना के पास, है ना? फिर इन द विजुअल एरिया ऑफ सेरिब्रम, मैंने वही बताया विजुअल एरिया किधर है? ऑक्सीपिटल रीजन में। तो द नर्व इंपल्स आर एनालाइज एंड द इमेज फॉर्म इज रिकॉग्नाइज। खत्म। तो अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था वही लिखा है, इन्होंने ऑक्सीपिटल वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। अगर आपको कोई पूछे एकोमोडेशन क्या होता है तो पता है क्या किसी को? एकोमोडेशन बिना पढ़े बताओ क्या होता है एकोमोडेशन? बताया होगा मैंने कभी, एकोमोडेशन क्या होता है? देखो, अगर आपको कोई चीज नहीं दिखती है तो आप अपने लेंस को अरेंज करके देखने की कोशिश करते हो ना। अपने आईज को आप देखो, आप अपने आईज से आप खुद अपने जो आजू बाजू इमेजेस है उसको डल कर सकते हो ना। वो कैसे हो रहा है? एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, अपने लेंस का जो शेप है ना वो चेंज कर रहे हो। अगर आप लेंस का शेप ऊपर नीचे करोगे तो उसकी वजह से जो लाइट अंदर बाहर जा रही है या अंदर जा रही है वो परफेक्टली रेटिना पे नहीं पहुंचेगी, तो उसकी वजह से डल हो रही है इमेज। एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, लेंस के शेप को चेंज कर सकते हो। हमारे पास एबिलिटी है कि हम अपने लेंस के शेप को चेंज कर सकते हैं। दैट इज नोन एज एकोमोडेशन। ठीक है, उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। तो अगर जब आप बहुत बार ऐसे कंटिन्यूस करते जाओगे तो आपके सीलियरी मसल्स थक जाएंगे, है ना? क्योंकि सीलियरी मसल्स ही है जिन्होंने लेंस को पकड़ के रखा है। एक्चुअली जोन्यूल्स है पर सीलियरी मसल्स है। और अगर आप सोचो, अगर आप कंटिन्यूस ऐसा करते रहोगे, मतलब अगर समझो आपको बराबर दिख नहीं रहा है, ठीक है, आपको ग्लासेस है, मतलब आपको नंबर है, मायोपिया, हाइड्रोमायोपिया जो भी है, और आप जबरदस्ती कोशिश कर रहे हो चीज़ों को देखने की, एक्चुअली आप किस पे स्ट्रेन डाल रहे हो? लेंस पे। और लेंस की वजह से इनडायरेक्टली किस पे डाल रहे हो? सीलियरी मसल पे। तो अगर आप ऐसा बहुत समय तक करोगे तो ऑब्वियसली सीलियरी मसल के अंदर क्या जनरेट होने वाला है? उसकी वजह से पेन जनरेट होता है, इसीलिए आईज दुखती है। अगर आपको नंबर है आप, और अगर आप बराबर से आप बार बार कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती क्लियर देखने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपको नंबर है फिर भी आप बराबर से ग्लासेस यूज नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपके सीलियरी मसल पे स्ट्रेन पड़ रहा है और उसकी वजह से हेडेक होता है। ठीक है, एकोमोडेशन क्या होता है? लेंस मेक फाइन एडजस्टमेंट टू ब्रिंग अ शार्प focus on the retina. The ability of the lens by which the light ray from far and near object is focused on the retina is called accommodation power of the lens. समझा? यस सर। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स ही यस बताऊं। सर। Okay.
चलो ठीक है, इन्होंने पूरा पूरा पाथवे दिया है, देखो क्या है पाथवे। तो मैं कहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मुझको समझ में नहीं आता। देखो क्या दिया इसमें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी इतना ही डिटेल में दिया है क्या? मतलब मैंने तो पढ़ाया नहीं है, जिन्होंने भी पढ़ाया है आपको डिटेल में क्या, कैसे ऊपर ऊपर है? डिटेल है सर, डिटेल है NCERT से सर। बहुत डिटेल किसने में। पढ़ाया आपको? सर नई मिस आई है। मैंने ये क्वेश्चन हो सकता है पहले, इसके पहले भी पूछा हो, मुझे नहीं याद रहता इसलिए वापस पूछा। ठीक है, ओके, जिन्होंने भी पढ़ा, ठीक है। चलो देखो क्या है, चेंजेस इन द रेटिना व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। सबसे पहले क्या होता है, चेंजेस इन द रेटिना, जैसे रेटिना पे लाइट गिरती है तो कुछ चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस मतलब क्या है वो एक्चुअली क्या हो रहा है उसके अंदर, कुछ नर्व के अंदर मैंने आपको बताया था कटायंस अंदर बाहर एंड ऑल होंगे, इसको ऐसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने वाला है, वो सब बोल रहा है। ठीक है, तो changes in the retina when light falls on it, light falls on the rods and cones in the retina. Okay, मतलब अल्टीमेटली लाइट और कोन्स और रॉड्स पे गिर रही है जो कि फोटोरिसेप्टर्स है। ब्रेकिंग ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स, वो जो पिगमेंट्स है, कौन पिगमेंट, रोडोप्सिन, रॉड्स के अंदर और बाकी जो भी मैंने आपको बताया, वो पिगमेंट्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ब्रेकिंग ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स बाय स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, जो लाइट जा रही है अगर वो स्पेसिफिक है उस रिसेप्टर, उस फोटो रिसेप्टर के लिए, तो वो वाला फोटो रिसेप्टर क्या हो जाएगा, ब्रेक। फोटो रिसेप्टर नहीं बोल सकते, फोटो पिगमेंट। फोटो पिगमेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक। इसकी वजह से देखो क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ रॉड एंड कोन्स एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जैसे ही ये ब्रेक होगा, फोटो पिगमेंट्स जो है, रोडोप्सिन है या जो ग्रीन है, रेड है, ब्लू कलर है, वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, उससे क्या जनरेट हो जाएगा उसके अंदर, इसकी वजह से देखो इम्पल्स जनरेट हो जाएगा, लिखा है नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड टू द बाइपोलर नर्व सेल, फिर वो गैंग्लियन सेल के पास जाएगा, फिर नर्व इम्पल्स इन द एक्सॉन ऑफ द गैंग्लियन सेल कन्वर्ज एंड लीव वाया ऑप्टिक नर्व। वही अभी थोड़ी देर पहले दिया तो था यहाँ पर, है ना। कैसे जाने वाला है, सबसे पहले बाइपोलर सेल के पास जाएगा, फिर किसके पास जाएगा, गैंग्लियन सेल के पास जाएगा, और बहुत सारे गैंग्लियन सेल का कन्वर्ज होगा एक साइड और ऑप्टिक नर्व के थ्रू बाहर। इन शॉर्ट वही पढ़ा रहे वापस। ठीक है, nerve impulse transmitted to the ganglion cell, nerve impulse in the axon of the ganglion cell converge and leave via the optic nerve. Nerve impulse is transmitted by the optic nerve to the brain, perception of image by the brain cells, the visual area of the cerebrum. तो आपको कोई पूछ ले कि विजुअल एरिया कहाँ होता है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो मैंने बता दिया, ऑक्सीपिटल एरिया में होता है। ठीक है, ऑक्सीपिटल रीजन में होता है। चलो फाइनली आई खत्म हुआ, ईयर चालू होने वाला। कोई डाउट है इसमें, अभी तक मैंने पढ़ाया? अगर आपको मैंने जो पढ़ा, अगर आपको याद है आप खुद भी लिख सकते हो, कुछ इतना इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप आराम से लिख के आ सकते हो। जो मैंने पढ़ा है आपको लिखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, हाँ, और स्पेसिफिक कुछ बायोलॉजी के वर्ड है वो यूज़ करना जरूरी, लिखते हो, जैसे स्कोटॉपिक हो गया, फोटॉपिक हो गया, सब वर्ड यूज़ करना ज़्यादा जरूरी है। उनको भी लगना चाहिए, बायोलॉजी का पेपर, इंग्लिश पेपर थोड़ी लिखना है जो खाली इंग्लिश लिख के आ गए, लाइट ऐसे गई है नॉर्मल से। तो थोड़े बहुत जगह जगह पर बायोलॉजिकल वर्ड यूज़ कर लेने का, उनको हाईलाइट कर लेने का, सामने वाले को दिख जाएगा, मार्क्स वैसे ही मिल जाएगा। सर कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट क्या होता है, वही लेंस के अंदर, जो हमारा लेंस होता है उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है। जो लेंस है उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है। कैल्सिफिकेशन मतलब वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। कैल्शियम आपको पता ही है, पत्थर। तो अगर आप ही सोचो, अगर आप लाइट कैसे जा रही है, लेंस के थ्रू तो जा रही है, ये लेंस है, यहाँ पर अगर कैल्सिफिकेशन हो जाएगा तो कोई कलर नहीं, सर यहाँ एक बेटा, यहाँ पर कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, ध्यान तो नहीं है, हाँ, तो अगर समझो कि यहाँ पर कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, तो अभी सोचो आप लाइट कैसे जाएगा अंदर, या फिर ये विजिबल भी होगा, बाहर से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ, जैसे कुछ तो अंदर है, आँख के अंदर, लेंस के अंदर कुछ तो है, दिखेगा क्लियर। इसको बोलते क्या है, बोलो, कोई तो कुछ पूछ रहे थे। सर अगर ये कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो ये बोन्स में क्यों नहीं जाता, आँख में क्यों आता है? बोन्स में क्यों नहीं जाता, कुछ कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही तो लेंस के अंदर डिपॉजिट हुआ है। कुछ तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, कुछ तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, या फिर एजिंग की वजह से भी होता है। ज़्यादातर ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। अभी जैसे जैसे इंसान बुढ़ा होता रहता है, वैसे वैसे उसकी मेटाबॉलिक चीज़ें जो है, मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का, वो इतना सब परफेक्ट नहीं चलता जितना परफेक्ट अभी चल रहा है हमारी बॉडी।
बराबर से जहाँ जाना चाहिए कैल्शियम को वहाँ जा रहा है। यहाँ पर वही तो प्रॉब्लम है ना कि जाना चाहिए था कहाँ, गया कहाँ कैल्शियम, लेंस में जाके डिपॉजिट हो गया। क्यों? एज है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। एज के अंदर ये पर्टिकुलर एज है तो वहाँ पर हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म परफेक्टली काम नहीं कर रहा है, जहाँ उसको जाना चाहिए था वहाँ नहीं गया, उसकी जगह लेंस में जाके डिपॉजिट हो गया, इसीलिए हुआ। समझ में आया? हाँ सर। ऐसा होता है सर इसीलिए। यही मोती वाली डिसीज है ना, वो हाँ, मोती मोतिया बिंदु। बिंदु, इसी को बोलते हैं मोतिया बिंदु, सही है। पर जरूरी नहीं है कि ओल्ड एज में ही हो, किसी किसी को कंजेनाइटल भी हो सकता है, किसी किसी को क्या है जीन्स में डिफेक्ट हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, किसी किसी और भी बहुत सारे रीजन है। मतलब कैटरैक्ट बहुत सारे रीजन है, बहुत 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 सारे रीजन है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट पे पूरी एक कम से कम 25-30 पेज का आराम से पूरा बुक बन सकता है, 25-30 पेज, 50 पेज भी बन सकता है। थर्ड ईयर में आता है वापस में, बोलो ना एमबीबीएस थर्ड ईयर में अगर आप जाओगे तो याद आएगा, मैंने भाई ये सब बोला था, आप जाओगे तभी कैटरैक्ट पे ही क्वेश्चन आते सर, सारे क्वेश्चन कैटरैक्ट पे बेस होते हैं, ये वाला कैटरैक्ट, ये कैटरैक्ट, वो कैटरैक्ट, डायबिटीज में कौन सा कैटरैक्ट होता है, इसमें कौन सा कैटरैक्ट होता है, सब कैटरैक्ट ही कैटरैक्ट है। एक कैटरैक्ट और दूसरा ग्लाकोमा, दो ही चीजें पूछते रहते हैं घुमा फिरा पूरे साल। और कुछ पूछना है? बस ये स्टार्ट करें? हाँ सर। एकदम। रुक जाओ, बाप रे, चैप्टर खत्म होगा या नहीं? वैसे है इंटरेस्टिंग, आगे आगे उन्होंने दिया बहुत ज़्यादा है तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही, बट ज़्यादा ही दे दिया, इतना ज़्यादा कम कब होगा ये चैप्टर? ओके, ईयर अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ समझाने की बेस्ट। देखो, हाँ आपको पता है हमारा ईयर जो है ना वो दो काम करता है। क्या दो काम है? एक तो ईयरिंग और एक हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखना। इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन। स्टैटो मीन्स, स्टैटो मतलब हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, हमारा बैलेंस मेंटेन करना, उसके लिए वर्ड है स्टैटो। अकॉस्टिक मीन्स हियरिंग से रिलेटेड, बायोलॉजिकल वर्ड है अगेन, मेडिकल वर्ड है अकॉस्टिक। अकॉस्टिक का मतलब, अकॉस्टिक मीन्स इट इज रिलेटेड टू हियरिंग। स्टैटो अकॉस्टिक, स्टैटो अकॉस्टिक ऑर्गन किसको बोलते हैं? ईयर। एंड इट हैज टू फंक्शन, हियरिंग एंड बॉडी इक्विलिब्रियम या बॉडी बैलेंस, ठीक है? इसीलिए अगर किसी को भी चक्कर वक्कर आता है तो उसका सबसे पहला कॉज ईयर ही होता है। ईयर को चेक करना, डॉक्टर ईएनटी के पास ही जाना होता है। अगर किसी को चक्कर आ रही है तो उसका 90% चांसेस है कि उसको कुछ ईयर में प्रॉब्लम, 10% चांसेस ये है कि ब्रेन में प्रॉब्लम। ऑब्वियसली ब्रेन के अंदर भी है सेरिब्रम, सेरिबेलम जो है वो भी रिलेटेड है, बट ज्यादातर 90% रीजन जो होता है वो कहीं ना कहीं ईयर से रिलेटेड। एनाटॉमिकली द ईयर इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। अगेन ईयर 3 पार्ट से बना हुआ है, वही है, वही क्या, इनर ईयर, आउटर ईयर वही रहेगा, हाँ, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। सबसे बाहर वाला ईयर, फिर मिडल वाला ईयर, फिर इनर ईयर। सबसे कॉम्प्लिकेटेड है इनर ईयर, एक्सटर्नल और मिडल इजी है, ठीक है? देखते क्या है। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर, आपको क्या दिखता है सबसे बाहर एक्सटर्नली? पिन्ना, है ना, ईयर पिन्ना, तो वही एक्सटर्नल ईयर, ईयर पिन्ना से बना हुआ। और ईयर पिन्ना के बाद अंदर आपको क्या दिख रहा है? एक होल दिख रहा है। वो होल क्या है एक्चुअली? होल के लिए बायोलॉजी में क्या वर्ड यूज होता है, किसी को पता है क्या? कैनल। कनाल, कनाल बोल रहे हो आप, ओके। और कोई? तो कनाल, कनाल जो आप बोल रहे हो तो टनल हो गया, वो तो पूरा एक टनल जैसा हो गया। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक होल, होल है, उसके लिए क्या वर्ड यूज होना चाहिए? जैसे नोज में भी है ओपनिंग्स, ईयर में भी ओपनिंग्स है, तो ये ओपनिंग के लिए क्या वर्ड यूज होता है? स्टोमा। अच्छी बात है, बहुत हाई फाई वर्ड यूज कर लिया, ठीक है, बट आंसर इज मिएटस। मिएटस वर्ड यूज होता है, मिएटस, ठीक है? तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, जो ओपनिंग है, वो जो ओपनिंग है, या लेमन लैंग्वेज में होल बोल सकते हो आप, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। मिएटस मीन्स, हमेशा याद रखना, मिएटस अगर आपको कहीं पे भी दिखे समझ जाओ वो ओपनिंग की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, ठीक है? मैंने स्पेलिंग भेजी है, देख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले है ईयर पिन्ना, फिर है एक्सटर्नल क्योंकि बाहर है, ऑडिटरी, ईयर के लिए ऑडिटरी वर्ड यूज होता है, मिएटस, फिर आता है कैनाल, फिर आता है ईयर कैनाल, ईयर कैनाल, इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है?
जहाँ पर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल खत्म होगा वहाँ क्या आता है, ईयर ड्रम। वहाँ पर क्या आने वाला है, ईयर ड्रम। लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कान का पर्दा, है ना। उसको और एक नाम से बोलते हैं, दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। वहाँ पर एक्सटर्नल ईयर खत्म होता है। अब कुछ कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो मिडिल ईयर में जोड़ा हुआ होता है, बट एक्चुअली मिडिल ईयर का पार्ट नहीं है वो। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल यहाँ तक खत्म होता है। टिम्पैनिक सबसे पहले कौन, ईयर पिन, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो पूरा कैनाल है, और फिर उसके बाद क्या आने वाला है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या फिर क्या बोल सकते हैं, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, वहाँ पर एक्सटर्नल ईयर खत्म होता है। पहले सब सुन लो। उसके बाद मिडिल ईयर आता है। मिडिल ईयर में क्या है, मिडिल ईयर में है 3 बोन्स। मिडिल ईयर में क्या है, 3 बोन्स। कौन से 3 बोन्स है, किसी को पता है कौन से 3 बोन है, पता है क्या, कैसे याद रखते हैं, MIS है ना, MIS, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये 3 बोन है। इनफैक्ट आपको कोई पूछे कि आपके बॉडी में सबसे छोटे बोन, सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, आंसर इज स्टेपीज, आंसर इज स्टेपीज, ठीक है। और जो स्मॉल बोन्स होते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, पता है क्या आपको, स्मॉल बोन्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है, स्मॉल बोन्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है, नहीं पता, ऑसिकल्स। इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, ऑसिकल्स। इसको बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स। जो मेलियस, इनकस, स्टेपीज है, सोचो आप कान के अंदर बोन्स है, तो कान के अंदर ऑब्वियसली छोटे बोन होंगे एकदम, तो ये तीनों काफी छोटे बोन्स हैं, बट इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है, क्या सुपर डिजाइन किया गया है। वापस मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप जो भी आवाज सुनते हो वो इसको मॉडिफाई कर देता है, वो उसको मॉडिफाई कर, आई मीन एम्पलीफाई कर देता है, मॉडिफाई बोल रहा हूँ, एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है उसको। तो इस तरह से रखा गया है, इस तरह से रखा गया है कि वो क्या हो सकता है, आवाज को एम्पलीफाई कर सकता है, ठीक है। और अरेंजमेंट भी आपको ऐसे ही याद रखना है। सबसे बाहर कौन सी है, बाहर से अंदर अगर आपको पूछे तो बाहर कौन है, सबसे पहले मेलियस, फिर अगला बोन कौन है, इनकस, फिर अंदर कौन है, स्टेपीज। अगर इनर टू आउटर पूछे तो स्टेपीज, इनकस, मेलियस, ठीक है। ये 3 बोन्स है, ये मिडिल ईयर के पार्ट है। और क्या मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर में एक कनेक्शन है, मिडिल ईयर में एक कनेक्शन है, ठीक है। मिडिल ईयर में एक कनेक्शन है जो आपके थ्रोट तक जाता है, ईयर को थ्रोट से कनेक्ट करता है, ईयर को थ्रोट से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूस्टैचियन ट्यूब, यूस्टैचियन ट्यूब, ठीक है, उसको बोलते हैं यूस्टैचियन ट्यूब। ऐसा एक, ऐसे एक वापस एक ट्यूब जैसा ट्यूब है जो आपके मिडिल ईयर को थ्रोट से कनेक्ट कर देता है, उसको बोलते हैं यूस्टैचियन ट्यूब। इसीलिए अगर किसी को भी थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ है और दवाई बराबर नहीं ली है तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन ईयर में चला जाए और उसको ईयर में भी पेन होना चालू हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक ट्यूब है जो थ्रोट को मिडिल ईयर में कनेक्ट करता है, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन पहुंच सकता है। अब आप सोचो मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हुआ तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आप मिडिल ईयर में कैसे जा सकते हो, आप बाहर से अगर देखोगे तो बीच में कान का पर्दा है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो लिटरली बहुत मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर्स के। तो और स्पेशली किसमें होता है पता है, छोटे बच्चों में। क्यों, कि छोटे बच्चे आप देखो, हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे ऐसे सोए हुए रहते हैं, है ना, और सोए हुए रहते हैं और आप क्या करते हो उसके अंदर उनको वो दूध जो देते हो हमेशा फीड करते हो बॉटल से, वैसे ही दे के फटाक से देते हो, अगर वो गलती से प्रेशर के साथ फीड हुआ तो उनकी जो ट्यूब होती है वो तो बहुत छोटी होती होगी, और एकदम फोर्सफुली अगर जा रहा है गलती से अगर मिल्क बहुत फोर्सफुली जा रहा है, ठीक है, तो वो फोर्सफुली मिल्क हो सकता है कि वो थ्रोट से किधर चला जाए, मिडिल ईयर में, और वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, थ्रोट से मिडिल ईयर तक इन्फेक्शन पहुंचने का सोर्स क्या है, यूस्टैचियन ट्यूब। समझा मैंने क्या बोला, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो ये हो गया आपका मिडिल ईयर, तो मिडिल ईयर के यही पार्ट है, आपके लेवल पर इतना काफी है, ठीक है। उसके बाद आता है इनर ईयर। अब इनर ईयर है ना 2 पार्ट से बना हुआ है, ठीक है। इनर ईयर जो है वो 2 पार्ट से बना हुआ है। कौन से 2 पार्ट, एक तो है वो पार्ट जो ईयरिंग के लिए, और एक वो पार्ट जो बैलेंसिंग के लिए। ईयरिंग के लिए जो पार्ट है उसको बोलते हैं कॉक्लिया, कॉक्लिया, ठीक है। और जो बैलेंसिंग के लिए पार्ट है उसका नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो कॉक्लिया
एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। आपको कॉक्लिया को भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अंदर क्या क्या है, और सेमी सर्कुलर कैनाल को भी हम डिटेल में पढ़ना है। कितने सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं? तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है। वो हमारे बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कॉक्लिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ईयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ईयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इतना समझ में आया? ये ऊपर ऊपर से मैंने आपको बताया, अब हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर है। देखते क्या लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। चेंज तो एक काम करो, मैं कब का बोल रहा हूँ, और इसके पहले भी मेरा जस्ट वाइवा हुआ है, कॉलेज की एग्जाम थी तो थक गया। तो बेटर है आप थोड़ा सा पढ़ लो, कुछ रहेगा तो मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो, एक्स्ट्रा रहेगा तो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ तक पढ़ना, देखो यहाँ पे कॉक्लिया दिख रहा है, कॉक्लिया तक आपको पढ़ना है। चलो इसको पढ़ो इतना, मैं भी पढ़ता हूँ। मुझे जो भी कुछ वर्ड मिला मैं बीच में कभी भी अपने आप को म्यूट से अनम्यूट करके आपको मैं बोलने लगूंगा। प्रिपेयर्ड ही रहना, पढ़ते रहो साथ में, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इतना पार्ट अगर हो जाए पढ़ के तो मुझे बता देना, ताकि मैं आगे की तरफ शिफ्ट करूँ। ओके, देखो लास्ट में एक चीज लिखी जो मैंने नहीं बताई शायद। आपके ईयर में आप सबने देखा होगा येलो कलर का डिस्चार्ज रहता है ना, येलो कलर का। वो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे इसको निकाल देना चाहिए, नहीं होगा एक्चुअली, नहीं निकालना चाहिए। मतलब एक्चुअली कोई भी चीज ज्यादा हो जाए तो अच्छी नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, बट एक्चुअली एकदम भी क्लियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए। वो स्टिकी सिक्रेशन है क्यों, या आपकी आपके ताकि आपके जो ईयर्स है उसके अंदर, बहुत अंदर डीप तक कोई भी फॉरेन बॉडी ना चली जाए, है ना। कोई भी बाहर की कोई भी चीज जो हार्मफुल है वो कान में एकदम डीप अंदर ना चली जाए, उसको पहले ही पकड़ लेगा कौन? ऑब्वियसली कान का मैकेनिज्म है, एक तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो जानबूझ के स्टिकी सिक्रीशन सीक्रेट किया है। अगर कोई भी चीज स्टिकी रहेगी तो अंदर तक कैसे जाएगा, कोई चीज अंदर तक जा ही नहीं सकती, उसको पहले ही पकड़ लेगा, पहले ही पकड़ लेगा। तो एक्चुअली क्या है, उनको क्या लिखा है ना, देयर आर वेरी फाइन हेयर अंदर, एक्चुअली ईयर के अंदर हेयर होते हैं, सबको पता है, सबने देखा भी होगा शायद, है ना। एंड वैक्स सिक्रेटिंग सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है। जो ग्लैंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिबेशियस ग्लैंड। इन द स्किन ऑफ द पिना, इन द स्किन ऑफ द पिना, पिना की स्किन पे भी होते हैं। एंड ऑडिटरी कैनाल, एंड ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। वो येलो कलर का सिक्रीशन इज सिबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन। सिबेशियस ग्लैंड नहीं होता है, गलत तो नहीं दिया है, मुझे लगता है सेरुमिनस ग्लैंड होता है, सिबेशियस ग्लैंड नहीं होता। रुको एक मिनट सर्च करके देखता हूँ, मुझे लगता है ये रॉन्ग है कहीं ना कहीं। सेरुमिनस ग्लैंड है ना, सेरुमिनस ग्लैंड है, सिबेशियस ग्लैंड भी है, बट एक्चुअली कोई अगर आपको पूछेगा कि हमारे ईयर कैनाल के अंदर, ईयर कैनाल के अंदर कौन से ग्लैंड है एक्चुअली, तो आंसर इज सेरुमिनस ग्लैंड। आप भी सर्च करके मुझे बताना, ठीक है, अगले क्लास में। सेरुमिनस, ये स्पेलिंग है, ध्यान दो स्पेलिंग, अब ऐसे ही सर्च कर लेना, सेरुमिनस ग्लैंड होता है, ठीक है। हाँ तो सर वही है। सेरुमिनस ग्लैंड है, सेरुमिनस ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, मैंने अभी जस्ट चेक भी किया है, सेरुमिनस ही है। सेरुमिनस ग्लैंड जो होता है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर होता है, और उसका सिक्रीशन है वो जो येलो कलर का, ठीक है। थोड़ा वो सब ज़्यादा हो गया अभी। हाँ, उसके बाद देखो क्या लिखा, द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अ डेलिकेट, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में दिया है, डेलिकेट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर which transmit the sound waves to the middle ear। ऑब्वियसली बाहर से मिडल ईयर तक आवाज को पहुंचाने का काम किसका? ड्रम का, है ना। अभी आप ही सोचो, अगर आपके पास कोई ड्रम है, आप उसको बजाओगे तो साउंड अंदर की तरफ ट्रांसमिट होने वाली है, सेम वही कंसेप्ट है। ड्रम जाके हिट होगा, वॉइस जो है, जो भी साउंड वेव्स है वो जाके हिट होते हैं किसको? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को,
वॉइस जो है वो जाके, और आपको पता है जो मैंने अभी मेलियस बोला था, वो मेलियस एक्चुअली मेलियस इनकस स्टेपिस, तो मेलियस एक्चुअली किससे अटैच है डायरेक्टली? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, अंदर से। बाहर से तो होता तो दिखता, तो अंदर की तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कौन जुड़ा हुआ है? मेलियस। फिर मेलियस से कौन जुड़ा हुआ है? इनकस। और इनकस से कौन जुड़ा हुआ है? स्टेपिस। और वो स्टेपिस पता है आपको कैसे? स्टेपिस है ना एक्चुअली स्टिरअप ऑफ द स्टिरअप जैसा। स्टिरअप पता कैसे बताऊं मैं? ऐसा है, ऐसा ऐसा। छोटे बच्चे जो पता है आपको, उनको ऐसे देते हैं, देखो ऐसा वो लोग से च्यू करते हैं, ये बच्चे लोग को दिया जाता है, अगर आपको पता होगा, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर रहता है समथिंग, तो स्टिरअप बोलते हैं। तो ये इस तरह का रहता है एग्जैक्टली। आप रिलेट कर पाए तो ठीक है, बस कोई बात नहीं। तो ये ऐसा स्टिरअप जैसा रहता है, ये ऐसी बोन है स्टेपीज। स्टेपीज कुछ ऐसी बोन है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो मैं येलो कलर में डार्क मैंने किया, ये एक्चुअली है ना, अंदर है ना इंटरनल ईयर है, ऐसा इंटरनल ईयर का एक हिस्सा है समझो। ये इंटरनल ईयर का जो हिस्सा है मैंने जो अभी बनाया, और ये जो, एक मिनट, हाँ, तो क्या होने वाला है कि ये जो है ना, अब आप सोचो कि जो बोन्स है वो कनेक्टेड है किससे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मेलियस कनेक्टेड था, मेलियस से इनकस कनेक्टेड है, इनकस से स्टेपिस कनेक्टेड है। तो अगर सोचो कोई अगर बाहर से धक्का दे रहा है, तो समझो कि ईयर ड्रम को ऐसे धक्का दे रहा है, तो धक्का देगा तो वो धक्का जो है वो आगे जाएगा किससे? मेलियस के पास जाएगा। मेलियस से किसके पास जाएगा? इनकस के पास। इनकस से किधर जाएगा? स्टेपिस के पास। और स्टेपिस क्या करता है इसके ऊपर ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने बनाया है ना, जो मैंने रेड कलर, इसके अंदर एक्चुअली फ्लूइड है, ये आपको बाद में पता चलेगा। अंदर क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड, इनर ईयर एक्चुअली फ्लूइड फील्ड है, फ्लूइड फील्ड। तो आप सोचो कि ये जो वो जो धक्का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने मेलियस को दिया था, मेलियस इनकस को देगा, इनकस स्टेपिस को देगा। और स्टेपिस इस तरह डिजाइन ही इस तरह से किया गया है, भले वो अभी आपको मैं जो दिखा रहा हूँ वो साइड व्यू है, पर एक्चुअली स्टेपिस कैसा रहा होगा? एक्चुअली स्टेपिस कैसा है? ऐसा गोल है, ऐसा गोल है। और ये समझो ये वाला हिस्सा जो अभी मैंने यहाँ दिखाया है, ये ऐसा सेंटर वाला पोर्शन है। आप ऐसा भी देख सकते हो, आपको पता है वो जो पाव भाजी बनाते हैं, पता है वो लोग को ऐसा मैश करते हैं उससे, कुछ वैसे ही टाइप है। तो जो मैश करते हैं ना, उसकी जैसा समझ सकते हो आप। तो ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये इधर है जो मैंने भी यहाँ पे डार्क में बताया। तो ये उसको धक्का देगा जोर जोर से, किधर? ये फ्लूइड फील्ड कैविटी को जोर जोर से धक्का देगा, तो अंदर पानी के अंदर क्या आएगी? लहरें, है ना, वेव्स बनेंगे। और वो वेव्स जाते हैं फाइनली आगे आगे आगे, अगर स्टिमुलेशन होता है ऑल तो वो आगे आगे देखेंगे। तो समझ में आया मैंने क्या बताया एग्जैक्टली? रिलेट कर पाया क्या मैंने क्या बोला? हाँ सर। Yes, sir. देखो नेचर का खतरनाक इंजीनियरिंग अगेन, क्या सुपर इंजीनियरिंग है यहाँ पर। क्या कनेक्ट किया उन्होंने, इस तरह से कनेक्ट किया। पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मेलियस को अटैच कर दिया, मेलियस को इनकस से, और इनकस को स्टेपिस से। और स्टेपिस बनाया भी इस तरह से, स्टेपिस को डिजाइन भी इस तरह से किया कि ये जो वो मैश करने वाला जो रहता है उसकी जैसा, ताकि उसका सरफेस एरिया देखो ऐसा ऐसा बनाया है इसको गोल जैसा। अगर ये हिट करते जाएगा उस जो ये रेड कलर में मैंने बनाया जिसके अंदर फ्लूइड है, उसको हिट करेगा जोर जोर से, तो ऑब्वियसली उसके अंदर वेव्स ही जनरेट होने वाले, उसके अंदर वेव्स ही जनरेट होने वाले। तो कहाँ साउंड था, और साउंड से कहाँ एक तरह से बोल सकते हैं कि पानी के अंदर लहरें आनी चालू हो गई है इस तरह से। और ये लहरें ही आगे आगे जाएगी, और आगे आगे जाके वो जो ऑडिटरी रिसेप्टर होगा उसको स्टिमुलेट करेगी, और स्टिमुलेट करने के बाद फाइनली वापस इम्पल्स जनरेट होगा, इम्पल्स से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल वापस ऑडिटरी नर्व उसको कैरी करेगी और ब्रेन के पास जाएगा, और आप फाइनली सुन पाओगे। सोचो कैसे बनाया है, काफी इंटरेस्टिंग है इतना। और ये सब कितना फास्ट होता है अगेन, वही मैं आपको बता रहा हूँ, बॉडी बहुत सुपरबली डिजाइन की गई, बहुत सही है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको सही समझाया ये। तो ये 3 मेम्ब्रेन्स है, और इनको ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, बिकॉज ऑसिकल्स का मतलब होता है स्मॉल बोन्स, वेरी स्मॉल बोन्स, इनफैक्ट स्मॉल भी नहीं बोलना चाहिए, टाइनी बोन्स, एकदम छोटी छोटी बोन्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अ डेलिकेट, हाँ, tympanic membrane is a delicate membranous structure which transmits the sound waves to the middle ear. It is formed of connective tissue. It is formed of connective tissue covered with skin on outside and mucous membrane on inside. अरे वाह, ये भी लिख के दे दिया इतना। हाँ, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के एक्चुअली 2 साइड है, ऑब्वियसली 2 साइड है, एक वो साइड जो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, और एक साइड वो जो अंदर की तरफ फेस कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एक हिस्सा जो होगा वो एक्सटर्नल ईयर को फेस होगा, और एक हिस्सा जो है वो मिडिल ईयर को फेस होने वाला है। समझ में आ रहा है? हाँ सर. इतना समझ में आ रहा है?
तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो बाहर वाला हिस्सा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, बाहर वाला हिस्सा वो किससे बना हुआ है? स्किन से। वो किससे बना हुआ है? स्किन। दिखा है ना, इट इज फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है और उसके ऊपर कवरिंग है, बाहर की तरफ कवरिंग किसकी है? स्किन की। ठीक है, कवर्ड विद द स्किन ऑन आउटसाइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये भी काफी डिटेल वाला हो जाता है, इतना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में कौन देता है। ओके, उसके बाद देखो क्या लिखा है, मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ चेन हमारा लेक्चर 6:15 पे स्टार्ट हुआ था ना, 6:15 पे स्टार्ट हुआ, तो अभी तक एक सेशन कंप्लीट हुआ नहीं। देखते हैं क्या लिखा है। द मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ 3 ईयर ऑसिकल्स कॉल्ड मेलियस। और याद रखना मेलियस पूछते हैं, मेलियस का शेप कैसा होता है? हैमर शेप, हैमर हथौड़े जैसा। ठीक है, इनकस एनविल शेप। फिर अभी बोलेंगे एनविल क्या होता है, किसी को पता है एनविल क्या होता है? एनीवन? प्लीज सर्च करना मत गूगल पे, आता है तो बताओ एनविल क्या होता है। नहीं सर। हाँ, क्या होता है पता है? वो देखो, जो फार्मर्स लोग छोटे छोटे पौधों को काटने के लिए यूज करते हैं ना, चाकू जैसे ही रहता है बट थोड़ा ऐसा रहता है। डायग्राम बनाऊंगा तो शायद समझ ऐसा कुछ समथिंग रहता है। आई थिंक मैंने कभी फार्मिंग नहीं की बट ऐसा देखा है मैंने, ऐसा रहता है ना फार्मर्स के पास। हाँ समझ सर। में आ रहा है? हाँ छोटा सा, दैट इज नोन एज एनविल आई थिंक। हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ, अब आप सर्च कर सकते हो एक बार और फिर बताओ यही है क्या। आई थिंक यही होता है एनविल, बिकॉज थोड़ा थोड़ा याद है, सब इतना याद नहीं रहता, बहुत सारी चीजें मैं भी सर्च कर ही लेता हूँ। एनविल कुछ और ही है शायद। ओके ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, ये तो कुछ और ही है एनविल, मुझे लगा ऐसा होगा। ठीक है चलो, तो एनविल शेप है, इतना ध्यान रखो, कोई नहीं पूछेगा क्या होता है, कोई इमेज थोड़ी देने वाला है। तो याद रखो, इनकस जो होता है वो एनविल से रिलेटेड। ठीक है, मेलियस हैमर शेप होता है। स्टेपिस स्टीरअप शेप, मैंने वर्ड यूज भी किया था, स्टीरअप द स्मॉलेस्ट बोन इन फैक्ट, पूरे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है ये। सबसे बड़ी बोन कौन सी है? फीमर। फीमर। सर सबसे छोटा बोन तो फैलेंजेस को भी बोलते हैं ना? इसको बोलते हैं पैलेंजेस। पैलेंजेस फैलेंज। कैसे? पैलेंजेस की तो बोल काफी बड़ी है, इनकस से तो काफी बड़ी है, इनकस तो बहुत छोटी है। फैलेंस, फैलेंस आप बोल रहे हो फिंगर की बोन्स ना? किसने बोला आपको? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, फिंगर की बोन्स आपको लग रहा होगा ऐसा। अगर आप किसी ऐसे नॉर्मल इंसान को पूछोगे कि बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी है, वो क्या करेगा? अपनी लिटिल फिंगर दिखाएगा और उसकी सबसे ऊपर वाली बोन है वो बोलेगा ये सबसे छोटी बोन, क्योंकि उसको और कुछ पता ही नहीं है। ऑब्वियसली उसकी गलती भी नहीं, उसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, उसको तो लगेगा यही है। या फिर हो सकता है वो ऐसे भी बोल दे कि पैर के अंदर जो सबसे लास्ट वाला टो है, एकदम लास्ट वाला तो छोटा सा, उसका भी बोल सकता है कि ये देखो ये होगी सबसे छोटी बोन, उसको नहीं पता ना। बट एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, कान के अंदर भी बोन्स होती है और उसमें सबसे छोटी बोन इनकस है, स्टेपीज है। समझा? हाँ सर। इसे ध्यान रखो, सबसे स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेपीज। और स्मॉलेस्ट बोन को हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्मॉलेस्ट बोन बोलना भी गलत है, टाइनी बोन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? ऑसिकल्स, इसीलिए इनको ईयर ऑसिकल्स। ओके, ऑन रिसीविंग द वाइब्रेशन, देखो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, वो यहाँ लिखा हो। On receiving the vibrations from the tympanic membrane, the ear ossicle amplify करते हैं, ठीक है, amplify the vibration and transfer these to the cochlea। तो किसको ट्रांसफर कर देगा? कॉक्लिया। क्यों? कॉक्लिया ही है जो हमारे इयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। A short eustachian tube connects the middle ear to the pharynx। थ्रोट, pharynx means थ्रोट हो गया। It equalizes the air pressure on both the sides of the eardrum। ये इसका फंक्शन, ये उसका फंक्शन है, किसका? टिम्पैनिक सॉरी यूस्टैचियन ट्यूब का। यूस्टैचियन ट्यूब क्या करता है कि अगर ये कैसे समझाऊं मैं आपको, ज्यादा अगर आवाज हुई, बहुत ज्यादा आवाज, कहीं से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा, तो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ना वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो ज्यादा, अगर उसने यही वॉइस, उसको पता है ये वॉइस जो है उसको कहाँ ट्रांसमिट करनी है? कॉक्लिया को। और अगर इतनी जोरदार आवाज कॉक्लिया को ट्रांसफर की
तो हो सकता है कॉक्लिया डैमेज हो जाए, इसलिए वो क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा आवाज है इसको कहाँ से बाहर निकाल देगा, यूस्टैचियन ट्यूब के थ्रू किधर भेज देगा, फेरिंग्स में। बस ऐसा होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, ताकि हमारा इंटरनल ईयर डैमेज ना हो, हमारा इंटरनल ईयर। और दूसरा काम ये भी होता है कि दोनों साइड में प्रेशर को बैलेंस करके रखता है, इधर ज्यादा, दोनों जरा प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ये समझ, इधर दोनों थ्रोट और मिडल ईयर के बीच का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखा है। अगर किसी तरह से थ्रोट साइड में प्रेशर ज्यादा हुआ, थ्रोट साइड में ज्यादा प्रेशर हुआ, तो ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा ईयर ड्रम पे, और ईयर ड्रम बाहर की तरफ बल्ज होगा, फिर बाहर की तरफ आ जाएगा। और अगर ये इस तरफ से प्रेशर ज्यादा हुआ आप अपने ईयर साइड से, तो ईयर ड्रम अंदर की तरफ जा सकता है, ईयर ड्रम अंदर की तरफ जा सकता है। और इस प्रेशर को मेंटेन करके रखना, ये किसका काम है, यूस्टैचियन ट्यूब का। प्रेशर को मेंटेन करके रखने का काम किसका है, यूस्टैचियन ट्यूब। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। कुछ एकदम परफेक्टली डिजाइन किया गया है। और ये ध्यान रखो, सिर्फ इतना ज्यादा डिटेल में, इतना ध्यान रखो, यूस्टैचियन ट्यूब का काम क्या है, इक्वलाइजेस द प्रेशर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ईयर ड्रम। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, ये मैं बता चुका था, यूस्टैचियन ट्यूब। हाँ, तीसरा है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ लैब्रिंथ एंड वेस्टिबुलर apparatus। जो मैंने बताया उससे कुछ अलग ही है। मैंने जो बताया था वो क्या था, मैंने जो बताया वो आपको बताया था कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कोई बात नहीं, इन्होंने अलग तरीके से क्लासिफाई किया। इन्होंने बोला लेब्रिंथ है और वेस्टिबुलर apparatus। ठीक है, लेब्रिंथ, ये लेब्रिंथ का मतलब क्या होता है, लेब्रिंथ अगर आपको कोई पूछे कि लेब्रिंथ का मतलब क्या होता है, लेब्रिंथ का मतलब होता है फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर। फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर मतलब आप बोल सकते हैं बलून है आपके पास, बलून वो एक तरह का लेब्रिंथ है। अगर उसके अंदर पानी भर दो, तो अगर आप उसके अंदर पानी भर दो तो आप बोल सकते हो कि ये लेब्रिंथ है। ठीक है, तो हमारे, मैंने आपको बोला था ना कि हमारा इंटरनल ईयर, जो हमारा इंटरनल ईयर है वो पूरा का पूरा किससे, फ्लूइड से फील्ड है, पानी है उसके अंदर बहुत सारा। ठीक है, उसके अंदर पूरा का पूरा फ्लूइड है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लेब्रिंथ। तो लेब्रिंथ है, और इसके अलावा वेस्टिबुलर apparatus है। ये वेस्टिबुलर apparatus का काम क्या है, बैलेंस मेंटेन करना, बैलेंस को मेंटेन रखना। ठीक है, अब लेब्रिंथ भी दो टाइप के हैं, एक बोनी लेब्रिंथ है और एक मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। यही कंफ्यूजन स्टार्ट होगा अब जब आप डीप में जाओगे तभी, बट मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ, labyrinth consists of bony labyrinth and membranous labyrinth. These are filled with perilymph. These are filled with perilymph and endolymph respectively. अभी के लिए याद रखो, ये आपको घुमा भी सकते हैं। ध्यान रखो, बोनी लेब्रिंथ के अंदर क्या है, बोनी लेब्रिंथ के अंदर पेरिलिम्फ है। बोनी लेब्रिंथ के अंदर पेरिलिम्फ है। कैसे याद रख सकते हो, बोनी, बी को आप थोड़ा उल्टा कर दो, पी बनेगा, बी को उल्टा करो, पी बनेगा, और पी पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ। नीट वाले लोग याद रख सकते हैं, अदरवाइज इतना ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो बोनी लेब्रिंथ के अंदर एक्चुअली क्या होता है, वो किससे फील्ड रहता है, पेरिलिम्फ से। दूसरा याद हो ही जाएगा, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर क्या होता है, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। ये क्वेश्चन भी आता है रिस्पेक्टिवली। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेब्रिंथ, इसी लेब्रिंथ का जो कॉइल्ड पोर्शन, एक कॉइल्ड, स्नेल कैसे कॉइल्ड रहता है, स्नेल, स्नेल के अंदर ऐसे कॉइल रहता है ना, कॉइलिंग, वैसे कुछ है। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेब्रिंथ इज कॉल्ड कॉक्लिया। तो ये जो लेब्रिंथ है ये कॉइल हो जाता है, और कॉइल समझो, यहाँ बाद में बताऊंगा, ध्यान दो। तो ये जो लेब्रिंथ है ये क्या हो जाता है, कॉइल हो जाता है। और कितना कॉइलिंग होगा, 2.5 टाइम। मतलब एक पूरा सर्कल किया, फिर दूसरा सर्कल पूरा किया, तीसरा सर्कल आधा ही करेगा। तो ये भी पूछ सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा हाईफाई हो गया, और हो सकता है इस बुक में दिया भी हो, इस तरह से बुक को डिजाइन किया है। तो 2.5 टर्निंग घूमता है ये कॉइल होता है। और वो कॉइल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉक्लिया, इसको बोलते हैं कॉक्लिया। समझा इतना? सर वो दोनों से बना होगा, बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। हाँ, दोनों से बता दो आगे आगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट ही होता है, मैं बताऊंगा तुम बारी। अभी के लिए इतना समझो, ठीक है। ये देखो इधर, ये दिख रहा है कॉइल, इसको बोलते हैं कॉक्लिया। हाँ, दोनों से बना होगा, ठीक है। कैसे ऐसा बताऊंगा आगे आगे। यहाँ अच्छे से दिख रहा है, देखो कॉक्लिया। और ये दिख रहा है, ये पूरा, ये सेमी सर्कुलर कनाल है, 3 दिख रहे हैं, 3 है, बट एक्चुअली खाली सेमी सर्कुलर कनाल नहीं है, ये कॉक्लिया को छोड़ के बाकी जितने में पूरा पोर्शन है, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर apparatus, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर apparatus। वेस्टिबुलर apparatus कंफ्यूजिंग है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ध्यान से पढ़ने जाए तो। एकदम कंसेप्ट क्लियर करके अगर आपको पढ़ना है तो डीप जाएंगे तो बहुत ज्यादा हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, मतलब हर चीज को। अगर सुपरफिशियली पढ़ेंगे तो इतना कुछ नहीं, टेंशन लेने वाली बात।
बना तो अरे बाप रे, ये एंडो स्ट्रक्चर भी बना के दिया ऐसे, एंडोलिम्फेटिक स्टैक। अरे वाह, मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो मुझे तो पता ही नहीं था, अगर आया होता तो। एंडोलिम्फेटिक स्टैक भी दिया है ये एमबीबीएस के 3rd ईयर में जब मैं गया था तब मुझे पता चला कि एंडोलिम्फेटिक स्टैक करके एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इन्होंने 12th स्टैंडर्ड की बुक में दे रखा है। ये डेफिनेटली किसी एमबीबीएस के ये नहीं बनाया है, वो इतना डिटेल में जाके बनाया है, एंडोलिम्फेटिक स्टैक तक बना दिया। मतलब आप वैसे नहीं बोल रहा हूँ, आप सोचोगे बार बार बोलते रहता हूँ, बट लिटरली आप पहले इसके पहले वाली बुक निकाल के देख लो 12th स्टैंडर्ड की। एंडोलिम्फेटिक सैक तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, अगर हुआ तो पता नहीं, मैं भूल गया रहूंगा, बट मोस्टली एंडोलिम्फेटिक सैक तो नहीं था शायद। ओके, देखो बोन्स देखनी है तो बोन्स देख सकते हैं आप। देखो मेलियस, इनकस, देखो स्टेपिस मैंने जैसे बताया, देखो स्टीरअप शेप दिख रहा है आपको, वो कैसा शेप बनाया है। तो देखो वो जो गोल गोल वाला पोर्शन धक्का दे रहा है उसको, देखो ऐसे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये ऐसे लिटरली इसको ऐसे धक्का देगा अंदर की तरफ, और वो जो ये पूरी एक कॉक का तो पानी के अंदर लहर आएगी ना, वेव्स फॉर्म होगी। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ यस सर। सर। ये आप देख सकते हो, ये देखो ऑडिटरी ट्यूब। एक और चीज ध्यान रखना, ऑडिटरी ट्यूब और ऑडिटरी कनाल अलग अलग है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल ये है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल ये रहा, ये ऑडिटरी कनाल है, कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान देना। एक ऑडिटरी कनाल है और एक ऑडिटरी ट्यूब है। ऑडिटरी ट्यूब का मतलब यूस्टाचियन ट्यूब, इसका दूसरा नाम है, तो बहुत ध्यान रखना इसका। ऑडिटरी ट्यूब का मतलब यूस्टाचियन ट्यूब, ऑडिटरी कनाल वो बाहर है। ऑडिटरी कनाल इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, जबकि ऑडिटरी ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ मिडल ईयर। क्या है, तो ध्यान रखना इसका। देखो ऑसिकल्स मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ईयर ड्रम दिया है। हाँ, ये सारा का सारा हिस्सा, ये जो पूरा ईयर है हमारा, ये कहाँ फिट है, कौन सी बोन में फिट है, अगर आपको कोई पूछे तो कौन सी बोन में फिट है, इस इमेज में दिख रहा है, बताओ आंसर। कौन सी बोन में फिट है ये? टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन है ना, टेम्पोरल बोन में फिट है, टेम्पोरल बोन में फिट है। ओके, सेमी सर्कुलर कैनाल की जगह सेमी सर्कुलर डक्ट्स वर्ड यूज किया है, पागल हो गए, सेमी सर्कुलर डक्ट्स बोलते ही नहीं है, सेमी सर्कुलर कनाल ही बोलते हैं। यहाँ वर्ड यूज किया हमने, यहाँ पे भी सेमी सर्कुलर डक्ट यूज किया है। चेंजेस हुए क्या, क्या पता ना, मुझे पता है सेमी सर्कुलर कनाल बोलते हैं। हाँ, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ओके, काफी देर से पढ़ रहे इसलिए मैं थोड़ा सा ऑल दे रहा हूँ और धीरे जा रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ रहे थे इसलिए। नर्वस सिस्टम तो खत्म होना चाहिए। हाँ, यहाँ से केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाए, मतलब इतना सा बाकी, ठीक है। आप लोग को एकदम इतना सारा कंटिन्यूस पढ़ा है, कुछ ठीक है, मतलब समझ जाएगा ना, अभी पढ़ाऊंगा अभी और आगे तो समझेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। श्योर ना? क्योंकि मैं क्लास में भी रहता तो बायोलॉजी इतना कंट्रोल नहीं, इतना कंटिन्यूस नहीं पढ़ा था, ऑब्वियसली बायोलॉजी है ये, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आप लोग से, कंटिन्यूस चलेगा ना आप लोग, इसलिए मैंने एकदम धीरे कर भी दिया अभी अचानक से, कि एकदम से कंटिन्यूस बायोलॉजी पढ़ोगे तो हेडेक होना चालू हो जाएगा। थोड़ा होल्ड ले सकते हैं अगर चाहिए तो स्टार्ट करूँ, चलेगा आगे? हाँ सर। ठीक है, 18 प्रेजेंट है। हाँ, पढ़ते आगे, तो कॉकलिया तक आ गए हम। उसके बाद क्या लिखा, देखो द कॉकलिया कंटेन्स फ्लूइड, मैंने आपको बोला ही था, कॉकलिया कंटेन फ्लूइड फील्ड 3 चेंबर्स, 3 चेंबर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। सेपरेटेड, अगर कोई भी 3 चेंबर होंगे तो सेपरेटेड बाय 2 लेयर्स होंगे ऑब्वियसली। अगर 3 चेंबर बनाने तो अगर आपको आपके घर पे अगर आप कोई कबाड़ बना रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आपको 3 चेंबर चाहिए तो आपको 2, उसके अंदर 2 प्लेट्स डालने पड़ेंगे बीच में, आई मीन आपको थोड़ा बहुत समझ में आया था सब, ठीक है। तो वैसे ही है, तो अगर 3 चेंबर है तो सेपरेटेड बाय रेसनस मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसके बीच में 2 प्लेट्स है या 2 मेम्ब्रेन्स है, दे आर
रेसिनस मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। यहाँ कंफ्यूजन भी होता है, आपको समझना पड़ेगा कौन किसको सेपरेट कर रहा है, तो धीरे धीरे आगे आएगा उस समझो। फिलहाल अभी इतना समझो कि कॉक्लिया जो है उसके अंदर 3 चेंबर है, और 3 चेंबर है तो उसके अंदर बीच में 2 लेयर्स होगी, और 2 लेयर का नाम क्या है, रेसिनस मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। और थोड़ा बहुत ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि बेसिलर मेम्ब्रेन मींस बेस, तो ये नीचे होगी, और रेसिनस मेम्ब्रेन ऊपर होगी, ठीक है। द अपर चेंबर टुवर्ड्स वेस्टिब्यूल इज कॉल्ड स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है। सबसे पहला चेंबर जो है उसका नाम है स्केला वेस्टिबुलाई, इतना समझो, बाकी सब जान दो, ठीक है। द अपर चेंबर इज कॉल्ड स्केला वेस्टिबुलाई, तो टुवर्ड्स वेस्टिबुलाई नो सब जान दो। एंड द बॉटम इज कॉल्ड स्केला टिम्पैनी, जो सबसे नीचे है उसको बोलते हैं स्केला टिम्पैनी, जो सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, और जो बीच में उसको बोलते हैं स्केला मीडिया, ब्याज भी रख सकते हो, मिडम, मीडियल, बीच में, है ना। तो वही लिखा होगा, कोई नहीं, क्या लिखा, द अपर चेंबर टुवर्ड्स वेस्टिबुल इज कॉल्ड स्केला वेस्टिबुलाई एंड द बॉटम चेंबर कॉल्ड स्केला टिम्पैनी आर फिल्ड विद पेरिलिम्फ, ये पेरिलिम्फ से भरे हुए हैं। अगर ये पेरिलिम्फ, इसके अंदर पेरिलिम्फ है, इसका मतलब ये किसका हिस्सा है, ये बोनी लेब्रिंथ का हिस्सा है, कि हमें पता है बोनी लेब्रिंथ में पेरिलिम्फ था, है ना। द मिडल लेयर, द मिडल चेंबर इज कॉल्ड स्केला मीडिया। तो पहले तो ये 3 नाम याद करना पड़ेगा। सबसे ऊपर, क्योंकि पता है बहुत बार पहले नीट के अंदर नाम बताओ, तो याद दिया है, ये एक्चुअली क्या है पता है, ये कॉक्लिया है, उसका ट्रांसफर सेक्शन है। एक्चुअली आपको पता है ये जो दिख रहा है आपको, ये लेयर है ना, अगर मैं इस लेयर को खोल दूं, समझो आप ही सोचो ना, अगर घुमा हुआ है कोई चीज, उसको मैं ऐसा खोल के सीधा करूं तो ऐसा ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा सीधा सीधा बन जाएगा, है ना। ऐसे ये घुमा हुआ था, अब आप ही सोचो ये ऐसे घुमा हुआ था, इसको मैंने क्या किया, अनकॉइलिंग किया, अनकॉइल करूंगा तो ऐसा स्ट्रेट बन जाएगा, और स्ट्रेट बनाएगा, उस स्ट्रेट बनने से पहले ये समझो कि इसके अंदर, मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है एक्चुअली, ऐसे 3 चेंबर है, इसके अंदर एक्चुअली क्या है, 3 चेंबर्स, है ना। और ये 2 उसके बीच में मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन क्या है, पहला वाला मेम्ब्रेन क्या है, रेसिनस मेम्ब्रेन, दूसरा नीचे वाला मेम्ब्रेन क्या है, रुको दूसरे को दूसरे कलर से करते हैं, हाँ, ब्लू वाला क्या है, रेसिनस मेम्ब्रेन, ठीक है। देखते हैं, अब तक श्योर नहीं हो मैं भी कि रेसिनस मेम्ब्रेन ही ऊपर है या बेसिलर, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, देखते आगे, शायद ऐसे ही होगा, देखते क्या है ऊपर कौन सा मेम्ब्रेन है, रेसिनस मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन, हाँ एक्चुअली ऐसा ही है शायद, इन्होंने रेसिनस मेम्ब्रेन को हाईलाइट नहीं किया, हाँ वैसे ही है। आप देख सकते हो जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, और ये ऊपर एक और मेम्ब्रेन है ना, ऊपर ये एक और मेम्ब्रेन है, इन्होंने हाईलाइट नहीं किया, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये रेसिनस मेम्ब्रेन है, और ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अब समझो, सिंपल ही हो गया, देखो अभी ध्यान से समझाता हूँ मैं आपको। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे टाइम मेरे को कभी समझ में नहीं आया था ईयर 12th स्टैंडर्ड में, बहुत टीचर्स लोग को पूछा था, कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि टीचर ने एक्चुअली बराबर से नहीं समझाया, शायद उसको जो सामने वाले टीचर थे उनको वो बराबर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या फिर मैं नहीं समझ पाया, पर अभी मेरे को थोड़ा सा आइडिया। देखो यहाँ पर ऐसा ट्यूब है, मैंने क्या किया, अनकॉइल कर दिया उस ट्यूब को, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, कोशिश करता हूँ। हाँ, ऐसा जो ट्यूब था वो कॉइल था, मैंने उसको अनकॉइल किया, तो अनकॉइल किया तो स्ट्रेट ट्यूब बन गया, और उसके अंदर एक्चुअली 2 ऐसे मेम्ब्रेन है, तो 3 चेंबर बन गए, 3 चेंबर बन गए, ठीक है। अब अगर मैं आपको भी नाम पता ही है, ऊपर वाला जो मैंने बनाया, कलर चेंज कर देता हूँ रेड से, वो है रेसिनस मेम्ब्रेन, और जो नीचे मैंने येलो कलर का बनाया वो क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। अब आप सोचो इसका मैं कट सेक्शन लूंगा, किसी ट्यूब को मैं कट करूंगा और सामने से देखूंगा तो कैसा दिखेगा, सर्कल ही दिखेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। तो ये इतना समझ में आना चाहिए कि आपको ये क्या पार्ट है, ये पार्ट कहाँ से आया, अभी समझ में आ रहा है। वो जो ट्यूब थी जो कॉइल की हुई है, उस कॉइल की हुई ट्यूब को पहले सीधा किया, और सीधा करके उसको कहीं से भी बीच में से कट कर दिया, और कट करने के बाद आपके सामने ऐसे रखा, फ्रंट व्यू, तो ऐसे ही दिखेगा। हाँ सर। ठीक है, आ गया, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया, ट्यूब वापस, अब हाँ अगर समझ में आया तो यहीं से समझ लो। अब ध्यान दो, वो जो ट्यूब मैंने बनाई थी, ना, वो ट्यूब भी ऐसा है कुछ, उसको भी समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो जितना दिया है। एक्चुअली ये वाला
पार्ट समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता ही है। हाँ, तो अभी ना वेस्टिबुलर, अच्छा स्केला वेस्टिबुलर, ठीक है। तो उन्होंने वेस्टिबुलर कनाल लिखा है, वही स्केला वेस्टिबुलर। स्केला वेस्टिबुलर को क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर कनाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली बट ऐसा वेस्टिबुलर कनाल वर्ड यूज नहीं होता। आप एनसीईआरटी खोल के देखो, यही सेम डायग्राम मिलेगा, थोड़ा अलग है और थोड़ा बड़ा सा दिया है। हाँ, वो कितनी बार नीट में आया हुआ है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ऊपर अगर उन्होंने ऊपर से पूछा कि लेबल करके पूछा ये क्या पार्ट है, तो स्केला वेस्टिबुलर। नीचे क्या है? स्केला टिम्पैनी। और बीच वाले में हिस्से में क्या है? स्केला मीडिया। वो क्या है? स्केला मीडिया। और स्केला मीडिया का दूसरा नाम अच्छे से दिया है इन्होंने, कॉक्लियर डक्ट, ये सही दिया है। हालांकि एनसीईआरटी में भी ये वर्ड मेंशन नहीं है, ये लोगों ने एक्स्ट्रा लिखा है। आप याद रखो, स्केला मीडिया इज आल्सो नोन एज कॉक्लियर डक्ट, इज आल्सो नोन एज कॉक्लियर डक्ट, ठीक है। इतना ध्यान में, इतना समझ में आपको आना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा हो गया। अब हाँ, उसके बाद क्या दिया देखते हैं। तो upper chamber towards vestibule is called scala vestibuli and the bottom is called scala tympani are filled with perilymph. The middle layer is called scala media or cochlear duct. It is filled with endolymph. जो middle layer है वो किससे बनी हुई है? middle layer जो है वो किससे बनी हुई है? उसके अंदर क्या एक्चुअली एंडोलिम्फ है। मतलब वो वाला कौन सा हिस्सा है? वो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का हिस्सा है। स्केला मीडिया वो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का हिस्सा है, और उसके ऊपर जो दो हिस्से है वो बोनी लेब्रिंथ के हिस्से। तो आप किसी ने पूछा था ना कि कॉक्लिया के अंदर दोनों होंगे, ऑब्वियसली दोनों देख सकते हो आप, दोनों हिस्से। पर इसको मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा आपको अगले क्लास में, ठीक है। थोड़ा मेरे को एक बार वापस देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक्जैक्टली ये नहीं बता पा रहा हूँ बोनी, मेरे को एक्जैक्टली अच्छे से डिलीवर करना है कि कहाँ एक्जैक्टली बोनी लेब्रिंथ है और कहाँ मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके, तो मिडिल चेंबर इज कॉल्ड, वो हो गया, इट इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। ओके, व्हाइल द स्केला वेस्टिबुला एंड स्केला टिम्पैनी, स्पेलिंग भी उन्होंने सब रॉन्ग लिखी है, आर फिल्ड विद पेरिलिम्फ। इतना समझ आना चाहिए। उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, एक्चुअली हम जो सुन पा रहे हैं वो बिकॉज ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, ठीक है। कॉक्लिया है, ठीक है, कॉक्लिया के अंदर भी मेन कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी वजह से हम मेनली सुन पा रहे हैं? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये कोई साइंटिस्ट होंगे कॉर्टाई, उन्होंने डिस्कवर किया, इसलिए उन्होंने अपना नाम रख दिया ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इज अ पी साइज स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई किधर है, बेसिलर मेम्ब्रेन पे है या रिसनस मेम्ब्रेन पर है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई किधर है? बेसिलर मेम्ब्रेन पर है, ठीक है। फ्लोर ऑफ स्केला मीडिया, फ्लोर ऑफ स्केला मीडिया बोल सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। यहाँ तक सब क्लियर है ना? अब प्लीज हो सके तो अगली क्लास एकदम परफेक्टली अटेंड करना। ईयर पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपको ईयर को समझना है तो अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा ईयर। ओके, जाते थोड़ी देर, कंटिन्यूस नहीं पढ़ते। आप में से नीट कौन कौन देने वाले थे? कौन देने वाले थे? एक तो मुझे याद अगर है तो, कौन कौन देने वाले आप में से नीट बताओ, मैसेज। और कितना पढ़ के हुआ आप लोग का जो देने वाले हैं? एटलीस्ट कौन है जो देने वाले हैं नीट? आपके पास चांस भी अच्छा है यार, घर पे बैठ के बहुत सारी पढ़ाई हो सकती है। ओके, एक ही आप अकेले देने, दो लोग देने वाले हैं। आप लोगों ने कितना पढ़ा? कुछ ऐसा डाउट आउट नहीं आता है क्या? मतलब कुछ डाउट है एंड ऑल नहीं रहता है? पढ़ते हो क्या? एनसीईआरटी पढ़ रहे हो क्या? बायोलॉजी 11th पढ़ा क्या? क्योंकि मैं हाँ ज़्यादातर सर। स्टूडेंट से कम्युनिकेट करता रहता हूँ हाँ नीट को सर, लेके, लेकिन चालू है ऑनलाइन की सर, वजह से ज्यादा नहीं पढ़ा है पर। पढ़ो बट सर 11th पढ़ा तो है पर वो कुछ याद नहीं है अभी। नहीं, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही, कैसे भी करके कंटिन्यूस। बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ते रहो, बायोलॉजी स्कोरिंग रहता है, बट मरवाता भी बायोलॉजी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। स्कोरिंग है, मरवाता भी वही। रीज़न क्या है? बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब एमसीक्यू आता है ना तो हमें छोड़ने का मन नहीं करता। हम सोचते हैं अरे ये भी आंसर हो सकता है। मतलब एक्चुअली क्या होता है, दो ऑप्शन हम एक्सक्लूड कर लेते हैं बट दो नहीं कर पाते। फिर सोचते हैं यार इसको छोड़ू, क्या मतलब है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर वो या तो ए या सी, ए सी ऐसा, मतलब या ए बी या ए डी, जो भी कॉम्बिनेशन है, तो वो उसमें दो में अटक जाते हैं और उन दोनों में से कोई मार्क करके आते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो जाते हैं। ऐसा मैंने ज़्यादातर देखा है। तो इसीलिए वो वाला सिचुएशन नहीं है, इसके लिए पढ़ो अच्छे से, एक लाइन अच्छे से, एक लाइन पढ़ो। आजकल तो ऑनलाइन में भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, वो देख सकते हो, कोई टीचर्स और भी होंगे। 11th के लिए मैं बोल रहा हूँ, 12th तो मैंने काफ़ी बताया है इनफैक्ट, तो आप उसी को हाईलाइट करके आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, वो करना चाहिए आपको।
पढ़ो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये अभी नया जो एनडीए वाले हैं उन्होंने कुछ इतने क्वेश्चन नहीं बनाए, बट देन टू वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अचानक से बन सकता है उसके ऊपर पेपर अच्छे से। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नहीं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है उसमें सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से हर एक चैप्टर में से 1 क्वेश्चन या किसी में से 2 क्वेश्चन ऐसा रहता है। तो अगर टोटल 7 चैप्टर है तो 10 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा रहता है। हाँ, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये इधर 12th में, आपको 12th में कि 11th में था फोटोसिंथेसिस और 11th में। रेस्पिरेशन? 11 तो ये सब चेंज हो गया क्योंकि पहले एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में होता था। मतलब मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में तो पहले से 11th में, एनसीईआरटी में तो पहले से 11th में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगेन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, और इंटरेस्टिंग भी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है बॉटनी में सिर्फ वही एक ऐसा हिस्सा है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अदरवाइज तो बॉटनी बहुत पका हुआ है, कुछ कर नहीं सकते, बट पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को। पढ़ोगे अच्छे से तो ही सिलेक्शन होगा। और जिस तरह से एनडीए पेपर बनाता है तो बहुत सिंपल बनाता है। तो अभी तो मैं ऐसे, पहले तो मैं ऐसा बोलता था कि 10 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, बट अभी तो वो भी बोलना गलत हो गया। तो एनडीए ने जो पेपर बनाया उसमें सबका सब पूरा एनसीईआरटी से आया, ए टू जेड, कुछ बाहर से ही नहीं पूछा उन्होंने। अरे यार, एटलीस्ट तुम लोग 10 क्वेश्चन बाहर से डालोगे तो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा पेपर का, थोड़ा सा। पूरा का पूरा डालोगे तो फिर तो आउट ऑफ स्कोर हो गई ना, इसीलिए तो 2 लोग का आउट ऑफ आ गया इस बार। पूरा का पूरा 100% पेपर एनसीईआरटी से, एक एक लाइन अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो एनडीए तो यही कर रही है, तो अगले साल भी यही करने वाली है एनडीए। तो पहले ऐसे नहीं होता था, पहले थोड़ा बहुत बाहर से आता था, अभी तो पूरा का पूरा अंदर से आता है। पढ़ो अच्छे से, चांसेस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट एनसीईआरटी से ही आ रहा है सब कुछ। तो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ा देख लो, ठीक है। सर आजकल नीट मेरे का हिसाब से फिजिक्स इजी होगा ना? अभी तो ऐसे ही हो रहा है, पहले हार्ड आता था, मेरे को उल्टा लग रहा है, अभी उल्टा इजी करते जा रहे हैं। मैं तो ऐसा समझता था कि जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते वैसे वैसे पेपर को टफ करना चाहिए, बट फिजिक्स इजी होते जा रहा है दिन ब दिन। मतलब जब से एक्चुअली एनटीए वालों जो है, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है, उन्होंने जब से नीट का पेपर बनाना स्टार्ट किया है, इजी आ रहा है फिजिक्स। जैसा फिजिक्स भी इजी था, इजी मतलब एकदम भी फॉर्मुला बेस्ड तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते, फिर तो बहुत क्या मतलब क्या फिर एंट्रेंस एग्जाम लेने का, थोड़ा तो लेवल होना चाहिए। बट वैसे सच में पिछली बार जो पेपर आया था उसमें डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड ही था, हार्डली कुछ टफ था। अगर आप अच्छे से कुछ बुक सॉल्व कर लेते तो फिर कुछ नहीं, इतना टफ नहीं। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स करो, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, सबके लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों के लिए करो। मतलब अभी एक लेवल पर एक बुक इतनी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा बुक देख सकते हो आप। पहले एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स तो करो। बट एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बायोलॉजी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें बायोलॉजी बहुत सारा बाहर से क्वेश्चन पूछा। मैं बोल रहा हूँ ना, बायोलॉजी बाहर से कोई मतलब ही नहीं है करने से, लॉजिक ही नहीं है बाहर से करने का, कुछ मतलब ही निकलता है बाहर से करने का। जब पेपर पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है तो बाहर के क्वेश्चन करके क्या मतलब। तो उसके लिए मेरे ख्याल से वो कुछ डॉक्टर अली करके एक बुक है, शायद बोल सकते हो कि उसमें थोड़ा ऐसा है कि एनसीईआरटी से आता है, उसमें भी कुछ बाहर से आता है। तो वो जो बाहर से क्वेश्चन आता है उसको छोड़ देने का, एक्चुअली लॉजिक नहीं उसको करके। जब बाहर से एग्जाम में नहीं पूछ रहे, तुम लोग ऐसी बुक क्यों बना रहे हो जिसमें बाहर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बाकी का तो हम अगले क्लास में ही करेंगे, आई थिंक। काफी अगले क्लास में ये तो हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा इनका। कोई डाउट है तो बस कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, कोई भी चीज, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड। अभी तो आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कभी भी पूछना है कुछ तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट रहेगा तो, ठीक है। चलो बाय, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय सर। बाय।